Good morning, students. Under colonialism and countryside, today we'll start with the Deccan Royd Commission, दक्कन दंगा आयोग, है ना। इस पे पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने पढ़ा भी था कि जो दक्कन था उसमें पूरा के पूरा रिवोल्ट स्प्रेड आउट हो चुका था। जो रैयत थे उन्होंने अपनी जो वॉइस थी वो साहूकारों के खिलाफ या मनी लैंडर्स के खिलाफ आवाज़ उठा दी थी। तो शुरू में आरंभ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पे कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया कि यानी कि जो दक्कन का जो रैयत थे उन्होंने जो विद्रोह किया था उस पे जो बॉम्बे की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरिड द मेमोरी ऑफ 1857, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि सन 57 की तरफ विद्रोह हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया जिसको कि बोला जाता है डेक्कन रॉयट कमीशन। उस कमीशन को क्या बोला जाता है? डेक्कन रॉयट कमीशन बोला जाता है। द कमीशन प्रोड्यूस अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878, यानी कि जो रैयतों के द्वारा दंगे किए गए थे किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ या मनी लैंडर्स के खिलाफ जो दंगे किए गए थे उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमीशन बनाया। उसको बोला जाता है द डेक्कन रॉयट कमीशन, हिंदी में बोला जाता है दक्कन दंगा आयोग, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और उसको इसमें जो था अंग्रेजों द्वारा ये प्रोड्यूस की गई और इसकी रिपोर्ट जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1878 में रखी गई। अब यहाँ ध्यान रखना कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट आ चुका है 1878 की जब हम बात करें, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी और उसके स्थान पर इंडिया में जो किंग के या राजा के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि गवर्नर जनरल या वाइसराय, वो रूल कर रहे थे। तो हो सकता है कि इन लोगों ने क्या बनाई होगी? रिपोर्ट बनाई होगी अबाउट द डेक्कन रॉयट कमीशन। ठीक है। दिस रिपोर्ट रिफर्ड अ डेक्कन रॉयट रिपोर्ट प्रोवाइड हिस्टोरियन विद अ रेंज ऑफ सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ द रॉयट। तो ये जो दंगे हुए हैं, कौन से दंगे थे? किसके द्वारा? रैयतों के द्वारा जो दंगे थे उस पर पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी। कमीशन हेल्ड इंक्वायरी इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द रॉयट स्प्रेड, जहाँ जहाँ ये पे स्प्रेड हुआ था, जहाँ ये दंगे थे, वहाँ पे रिकॉर्ड्स जो थे सेटलमेंट्स किए गए, रैयतों के रिकॉर्ड रखे गए, साहूकारों के रिकॉर्ड रखे गए, आई विटनेसेस रखे गए, गवाहें बनाई गई, स्टैटिकल डाटा कलेक्ट किया गया, रेवेन्यू रेट को कलेक्ट किया गया, प्राइजेस कैसे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा था, इन सब पे पूरी की पूरी क्या बनाई गई थी? रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है। तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम टाइमलाइन पे आ रहे हैं, जो आपकी बुक में टाइमलाइन दिया हुआ है। पहला है 1965 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त की थी बंगाल की। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो एक और डेट ऊपर आप लिख सकते हो, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्लासी वॉर बिटवीन द नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ये टाइमलाइन में नहीं दिया, इसको लिख लेना। 1757 में बैटल प्लासी का युद्ध हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव। दूसरी आप लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वो कौन थे? ही वॉज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट द टाइम ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय में कौन गवर्नर थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। इन विच ईयर? 1757 में। समझ आ गया? फिर हम चलते हैं कि 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। ठीक है। देन उस एक्चुअली बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन जगह की वो दीवानी प्राप्त कर सकते थे। दीवानी मीन्स भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। तो अब वो लैंड रेवेन्यू अक्वायर कर सकते थे बंगाल से भी, बिहार से भी, उड़ीसा से। में ऐड कर लो, इसमें खाली बंगाल लिखा है, आप ऐड करेंगे उड़ीसा और बिहार। तीन जगहों की दीवानी प्राप्त कर सकते हैं। दीवानी का मतलब क्या है? भू राजस्व इकट्ठा करना। कहाँ कहाँ से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जहाँ पे वो दीवानी प्राप्त कर सकते थे।
फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट, सुधार अधिनियम बोलते हैं, नियमित अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, जिसको जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट किया जा सके। ऐसा क्यों किया गया था? ये बात पता होनी चाहिए आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए वो एक्ट क्यों पास किया गया था, जिसको कि रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे। हाँ, और यस, वेरी गुड। आंसर क्या होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, मोनोपोली थी इंडिया पे, इसलिए उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया था। समझ आ गया? फिर नेक्स्ट है 1793 में, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बंगाल में। कौन थे गवर्नर जनरल? कौन थे ये याद होना चाहिए बच्चों। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। फिर आपसे पूछ सकते हैं संथाल लोग कब आए राजमहल हिल्स में? 1800 में। ठीक है। फिर बॉम्बे में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे में लगाया गया 1818 में, और 1822 में वहाँ रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर बिगिन टू फॉल, यहाँ पे 1850 के 20 के दशक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम आया था। कहाँ पे आया था रैयतवाड़ी? बॉम्बे डेक्कन में। फिर 1840 और 50 के दशक में जो एग्रेरियन एक्सपेंशन था वो कम हो गया था। संथाल विद्रोह, इस पर इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855 से 1856। 1861 में कॉटन बूम हो गया। कॉटन बूम का मतलब क्या था? कल बताया था मैम ने। तो 1861 बुक में पढ़ना, मैंने पढ़ा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। 1861 में कॉटन बूम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन कॉटन बूम? चेक आउट एंड टेल मी। वहाँ पे देखो, जहाँ पे बताया था कि जो वो ड्रीम देखते थे, कि हम वर्ल्ड लेवल पर, दैट वाज कॉटन बूम ना, है ना? वर्ल्ड लेवल का सपना देखने लगे थे इंडियन जो प्रोड्यूसर्स थे। वही कहीं लिखा होगा जरूर कॉटन बूम। कॉटन बूम में हेडिंग भी होगी। फिर 1875 में रैयत इन डेक्कन विलेज रिबेल, तो रैयत जो थे वो डेक्कन के गांव में उन्होंने रिबेल कर दिया था। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रही हूँ मैं बेटा। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज जोतदार अ पावरफुल फिगर इन मैनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। ये आंसर सबको आता है, बहुत अच्छे समझाया हुआ मैंने। कोई बता सकता है? कोई? ओनली वन हैंड, सब बच्चों को आना चाहिए ये आंसर तो। हाँ किरण बताओ। ठीक है। और यानी कि जो जोतदार थे उनके गांव के, जो विलेज के जो किसान थे उनसे ज़्यादा लिंक्ड थे, वो संपर्क था उनका, किससे? जोतदारों का। एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ, उसको बहुत ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि जो जोतदार थे वो पावरफुल फिगर क्यों थे बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली बात जैसे कि कही कि जोतदार वॉज अ रिच पीपल ऑफ बंगाल, रिच पीजेंट्स ऑफ बंगाल। आपसे पूछ सकते हैं जोतदार कौन है? अमीर किसान।
तो अमीर किसान कौन थे? जोतदार थे। दे वर द रिच पीपल ऑफ रिच पीजेंट ऑफ बंगाल, ठीक है। दे ओन बिग प्लॉट ऑफ लैंड, समटाइम रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड। उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जमीन थी, तो उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा थी, और वो रिच पीपल थे। एंड दे कंट्रोल द, इवन वो जो गांव का लोकल ट्रेड था, कॉमर्स था, और उसको भी कंट्रोल किया हुआ था। जो मनी लैंडिंग बिजनेस, उसको भी वो देख रहे थे। फिर दे हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लोकल विलेज पॉपुलेशन, यानी कि जो गांव की जो जनसंख्या थी उन पे उनका बहुत अधिक प्रभाव था, क्योंकि वो गांव में रहा करते थे। और गांव में रहने के कारण जो गांव में रहने वाले जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनकी देखभाल भी किया करते थे। इसलिए छोटे किसानों की हमदर्दी भी एक दूसरे से एक दूसरे के प्रति क्या थी? हमदर्दी थी। फिर कहा जाता है कि वो बहुत पावरफुल कहलाए जमींदार की तुलना में। वाई इट वॉज सो? बिकॉज फर्स्ट रीजन था, पहला रीजन था कि जो जोतदार थे उन्होंने गांव के ट्रेड और कॉमर्स पे कंट्रोल किया गया था, इंक्लूडिंग मनी लैंडिंग बिजनेस एट लोकल लेवल। तो स्थानीय स्तर पे वो सूदखोर भी थे, और वो व्यापार को भी उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, वाणिज्य को भी कंट्रोल किया हुआ था। तो गांव में होते हुए वो बड़े किसान थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जमीन थी, क्योंकि उन्होंने गांव में व्यापार और वाणिज्य यानी कि ट्रेड और कॉमर्स दोनों को देख रहे थे वो। और इवन जो मनी लैंडिंग का काम था, सूदखोरी का जो काम था, वो भी जोरदार किया करते थे। इसलिए गांव में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट था कि कई बार क्या करते थे कि जो जोतदार थे वो क्या करते थे, जमींदारों को कमजोर करने के लिए वो रैयतों को कहते थे, छोटे किसानों को कहते थे, नॉट द पे अमाउंट टू द जमींदार्स। जमींदारों को तुम क्या नहीं करोगे? रेवेन्यू पे नहीं करोगे, ताकि जमींदार आगे क्या ना दे सके? रेवेन्यू ना दे। आपको मालूम है कि जमींदार हमेशा कंपनी को क्या दिया करता था? रेवेन्यू दिया करता था। तो ये जो जोतदार थे जानबूझकर उन छोटे किसानों को रोकते थे जमींदारों को क्या देने के लिए? रेवेन्यू देने के लिए, ताकि जमींदार समय पे क्या ना पे कर सके, रेवेन्यू ना पे कर सके। इस तरह से सारे के सारे जो गांव के छोटे छोटे जो किसान थे, किसके तरफ ज़्यादा थे? जोतदारों की तरफ ज़्यादा थे। इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन थी उसकी गांव में, ठीक है। फिर जब कभी भी जमींदार गांव में जमा ही इंग्लिश में बोलते हैं, जमा ऑफ अ विलेज इंक्रीज बाय द जमींदार। कभी भी जब वो जमा को अपना बढ़ा देता था, तब उसका हमेशा कौन विरोध करता था? जोतदार। जोतदार ऑलवेज अपोज द मूव्स ऑफ द जमींदार इन टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। कभी भी जब गांव में जो जमा हुआ करता था, यदि वो उसमें इंक्रीजमेंट करता था, तो उसका विरोध कौन करता था? जोतदार करता था। इसलिए लोग उसके उसके प्रति थे, उसके प्रति क्या था? उसका लोगों का झुकाव था, ठीक है। एज ही लिव्ड इन विलेज ओनली, वो केवल गांव में रहता था। आपको अगर एक नंबर का क्वेश्चन, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जोतदार एंड द जमींदार, तो आपको क्या बताना है? जोतदार गांव में रहा करते थे, जमींदार शहरों में रहते थे। जमींदार कभी भी पलट के नहीं आते थे जमीन किसको देखने के लिए? किसानों को देखने के लिए। तो नेचुरल था कि किसानों का झुकाव किस ओर होगा? किसकी साइड होगा? जोतदारों के प्रति होगा, ठीक है। एंड जोतदार थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल बॉडी थी, उनका गांव में बड़ा दबदबा था, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें थी। लगभग उनकी ज़मीनें जो थी वो एकर्स में होती थी। एंड मैनी टाइम दे वुड बाय द, कई बार वो जमींदारों की उस ऑक्शन वाली ज़मीन को भी खरीद लेते थे, ठीक है। दैट वुड बी ऑक्शन ड्यू टू फेलियर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। इस तरह से जोतदार जो थे बहुत ही बड़ी हस्ती थे। किसके ज़माने में? हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल एज कम्पेयर टू जमींदार और मोर इन्फ्लुएंशियल इन द विलेज सोसाइटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, हाउ डिड जमींदार मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज। यानी कि जो जमींदार थे कैसे अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कर लेते थे, ठीक है। जब कभी भी जमींदारों का बुरा समय होता था, बैड टाइम होता था, दे ऑफन रिस्टोर टू वेरियस टैक्टिक टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द। कभी उनको ये डर लगता था, जब उनका बुरा समय है तो उनको ये लगता था कि हमारी जमींदारी हमारे हाथ से तो नहीं निकल जाएगी, ठीक है। तो हाथ से ना निकलने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए, क्या तरीके अपनाए कि हमारी जमींदारी बनी रहे, ठीक है। दीज वर इन फैक्ट देयर सर्वाइवल टैक्टिक्स। इनफैक्ट वो उनकी सर्वाइव करने के टैक्टिक्स थे कि कैसे हम अपनी जमींदारी को बचा सकते हैं। एंड फॉलोइंग, पहला था, और वो था कि कई बार जमींदार क्रिएटेड अ फिक्शन ऑक्शन, काल्पनिक इमेजिनरी ऑक्शन दिखा देता था,
देयर ओन मैन वुड मेक अ हाईएस्ट बिड, उनका ही अपना व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगा देता था, है ना। जब उनकी नीलामी, जब उनके बुरे दिन आते थे तो अपने आप को कैसे बचाते थे, तो वो क्या करते थे, जब नीलामी होती थी वो काल्पनिक होती थी, उसमें जो भी लोग बैठे होते थे वो जमींदार के आदमी होते थे, और जो हाईएस्ट बिड भी लगाता था वो कौन होता था, जमींदार के आदमी होते थे। और बाद में वो क्या करते थे, उन्होंने बोली लगा दी कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, और जब पैसे देने की बारी होती थी तो पैसे नहीं देते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता था, आफ्टर रिपीटिंग दिस एक्सरसाइज फॉर कपल ऑफ ओकेजन द गवर्नमेंट वुड बी टायर्ड एंड द सेल इट बैक टू द जमींदार एट द लेसर रेट। तो जब बहुत बार बार नीलामी हो रही है और जमींदार के ही आदमी पहले उसको खरीदने का दावा करते थे, फिर कहते थे भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम नहीं खरीद रहे, तो ये रिपीटेशन होता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे वो तो बोर हो जाते थे, वो थक जाते थे, भैया ये तो नाटक ही चल रहा है। फिर क्या करते थे, थकार के वो जमीन जो होती थी वो दोबारा से जमींदार को देते थे एट वेरी लो रेट। इस तरह से वो अपनी क्या बचा पाए थे, अपनी जमींदारी को बचा पाते थे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब क्या करते थे कि कई बार वो क्या करते थे अपनी जमींदारी को बचाने के लिए, क्योंकि जो लॉ था ना, डॉक्यूमेंट था, वो कहता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉ था वो ये कहता था कि यदि जमीन किसी औरत के नाम पे होती थी, किसी स्त्री के नाम पे होती थी, तब उसकी जमीन वो ऑक्शन नहीं होती थी। ठीक है, ना ही वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाई जाती थी। तो जमींदार क्या करते थे, बड़ी चालाकी करते थे, और वो क्या करते थे कि अपनी जमीन को ट्रांसफर कर देते थे अपनी मदर के नाम पर, या अपने कोई फीमेल मेंबर्स के नाम पर उसको ट्रांसलेट कर देते थे। एंड दैट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी कुड नॉट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कानून बना हुआ था कि अगर स्त्री के नाम पर कोई प्रॉपर्टी होती थी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं जाती थी। तो जमींदार क्या चालाकी करते थे कि अगर वो तकलीफ में होते थे, अगर उनको ज़मीन बिकने वाली होती थी, तो वो तुरंत ही उसको अपने किसी फीमेल मेंबर को, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी माँ हो, उसके नाम पर उसको ट्रांसफ़र कर देते थे, ताकि ज़मीन किसके पास ना चली जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना चली जाए। इस तरह से ज़मींदार अपनी ज़मींदारी को बचाए रखते थे। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। देन थर्ड पॉइंट पे आएंगे कि जमींदार पुट हर्डल्स टू परचेज द ऑक्यूपेशन ऑफ, अगर मान लो कोई बाहर से कोई खरीदने आ जाता था, तो जमींदार क्या करते थे, बाधाएं डालते थे, उनके सामने बहुत सारी बाधाएं रखते थे। कई बार मसल पावर, उनको वहीं पिटाई कर देनी, उनको अंदर ही नहीं आने देना, है ना। तो जो बाहर से आउटसाइडर आते थे उनको उनकी ज़मीनों पे जहाँ वो ज़मीन की बिक्री होती थी उनको अंदर ही नहीं आने दिया जाता था। इस तरह से वो अपनी ज़मींदारी को बनाए। तो मसल एंड पावर दोनों यूज़ हो रहा था, है ना, पैसा भी यूज़ हो रहा है, मसल भी यूज़ हो रही है। तो आपने पॉलिटिकल साइंस में भी चीज़ पढ़ते हो ना कि पॉलिटिक्स में या डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मसल एंड पावर। मसल एंड पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे मसल नहीं दिखा रहा है वो अपनी, मसल मीन्स दे आर यूजिंग द अनफेयर मीन्स, है ना, दे आर किलिंग मर्डर। तो यहाँ पे जमींदार क्या करता था, अगर कोई आउटसाइडर आता था ऑप्शन में तो उनको अंदर ही नहीं आने। आपने पढ़ा है ना कि जो जमींदार के आदमी थे वो लट ले लेते थे, है ना, लट ले लेते थे और उनको बाहर खदेड़ देते थे। तो इस तरह से जो जमींदार का जो आदमी था वो अंदर ही नहीं आ पाता था। ठीक है, फिर वो अपनी जमींदारी बचा पाए। और कई बार क्या होता था, समटाइम इवन द पीजेंट्स अंडर द इन्फ्लुएंस अपोज द ऑक्शन ऑफ द स्टेट। कई बार जमींदार क्या करता था कि किसानों को अपने साथ ले लेता था और प्रभाव डालता था कि जमीन हमारी है भैया, इसको ज़मीन को नीलाम नहीं किया जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी उस ज़मीन को छोड़ देती थी। इस तरह से ज़मींदार अपनी क्या बचा पाए थे, ज़मींदारी को बचा पाए। क्लियर हो गया बेटा। इस वाले चैप्टर में एमसीक्यू नहीं आने, लॉन्ग क्वेश्चन आने, तो आपको हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आपके कोई भी इसमें इस वाले चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं आने, क्योंकि ये चैप्टर आपका सेकंड टर्म में आना है, तो आपके एमसीक्यूज नहीं आएंगे इसमें। एमसीक्यू अगर आए भी तो इसमें थ्योरी पार्ट भी ज़्यादा आएगा, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इज इट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन सब बच्चों क्लियर है? किसी बच्चे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। पहला क्या था, पहला बताएगा कोई बच्चा कि कैसे उसने जमीन को बचाया। हाँ, और दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन क्या था? हाँ, फेक ऑप्शन था, फिक्शन ऑप्शन करते थे, जो जो बोली लगा देते थे, बाद में कहते थे भाई हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाता था, तो तंग आकर जमीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहती भैया खरीद ले, तू इसको कम दाम में खरीद ले पर मेरा जान छोड़, है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या था,
सेकंड पॉइंट जैसे आपने बताया कि ट्रांसफर ऑफ लैंड कर देते थे, वो फीमेल के नाम पे होता था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार, कानून के अनुसार महिलाओं की संपत्ति को नहीं लिया जाएगा। तो जमींदार फटाफट अपनी संपत्ति का ट्रांसफर या तो अपनी वाइफ के नाम पे या अपनी बेटी के नाम पर या अपनी डॉटर के नाम पर या वाइफ के नाम पे कर दिया या फिर माँ के नाम पे कर देते थे। देन थर्ड पॉइंट में था कि जो बाहर के लोग थे, आउटसाइडर्स थे, उनको खदेड़ कर निकाल दिया जाता था, उनको बाहर कर दिया जाता था। और फिफ्थ पॉइंट पे था, फोर्थ पॉइंट में था कि जो जमींदार थे वो किसानों को अपने साथ ले लेते थे कई बार और इस ऑक्शन का विरोध करते थे, तो उसमें भी बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रद्द कर देती थी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड पहाड़ियास रिस्पॉन्डेड टू कमिंग ऑफ आउटसाइडर। यहाँ पे पहाड़िया लोग कौन है? जो कि राजमहल की पहाड़ी के आसपास रह रहे थे, जो जंगल के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे और जो अपनी जीविका थे वो जंगल के उत्पादों से चलाते थे। वो लोग कौन थे? पहाड़िया लोग थे। आउटसाइडर्स यहाँ पे कौन हो गए? आउटसाइडर्स यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जमींदार हो गए, जोतदार हो गए, इवन संथाल्स और आउटसाइडर फॉर पहाड़ियास। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे? तो अब हम ले रहे हैं कि अब आपको आना चाहिए कि जो जो पहाड़िया थे वो कहाँ रहते थे? lived in the Rajmahal Hills. Then the British began to interact with them and later the Santhals began to settle down there, है ना? आपको मैंने ये बताया था कि डिफरेंस था, हमेशा ऐसे डिफरेंस को याद रखना है। ऊपर वाले एरिया में, हिल एरिया में पहाड़ियास थे और लोअर वाले एरिया में कौन थे? संथाल्स थे। ठीक है, तो बाद में हम ये देखेंगे कि जो पहाड़िया लोग थे उनको अपना जीवन जो था वो यापन करना पड़ा जंगलों के उत्पाद पे नहीं, बल्कि उनको पहाड़ी इलाके में जाकर, क्योंकि उनको खदेड़ दिया गया था किसके द्वारा? संथालों के द्वारा। ठीक है, अब जो नेचुरल था कि जब संथाल्स आए और वो लोअर बेल्ट ऑफ राजमहल हिल्स में रहने लगे तो उनका उनका अपोजिशन किसने किया? पहाड़िया लोगों ने किया। एंड बट हैड टू अकोमोडेट देम इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन बाद में उनको उनको एकोमोडेट करना पड़ा। किसको? पहाड़िया लोगों को, संथालों के लिए। पहाड़िया शिफ्टेड टू डीपर इनटू द हिल्स। उनको कहाँ? डीपर हिल्स, मैंने आपको बताया ऊंची पहाड़ियों में डीपर अंदर तक चले गए। कौन लोग? पहाड़िया लोग। तो जो लोग पहले जंगलों के मैदानी इलाकों में रहा करते थे या जंगली क्षेत्र में रहा करते थे, उनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा? उनको ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में शिफ्ट होना पड़ा, डीपर इनटू द हिल्स ऑफ। ठीक है, समझ आ गया? देन दे वर कन्फाइंड टू मोर बैरन एंड, अब जो एरिया था, जो पहले जंगलों के हरे भरे क्षेत्र में रहा करते थे, अब उनको कहाँ रहना पड़ रहा था? रॉकी एंड बैरन हिल्स। तो वो रॉकी कैसी थी? चट्टान वाली रॉकी हिल्स थी, और बैरन यानी कि बंजर थी। तो उनका जीवन बहुत ही क्या होता जा रहा था? खराब होता जा रहा था। फिर पहले क्या करते थे वो लोग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, है ना? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी खत्म होने लगी, बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर देम प्रॉपर, क्योंकि ऊपर कहाँ रह रहे थे वो? पहाड़ों पे रह रहे थे। तो पहाड़ों पे कैसे थे? शुष्क थे, ड्राई थे, और वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होता था। वो भी एक प्रॉब्लम होगी किसके लिए? पहाड़ियों के लिए। ठीक है, देन एज ए फॉरेस्ट बिगिन टू क्लियर, और जंगल किसने काटे थे? संथालों ने काटे थे। तो उनको जब जंगल कटने लगे तो पहाड़ियों को अपना वो जगह छोड़नी पड़ी थी। द लाइफ स्टाइल एंड द लिविंग ऑफ द पहाड़ियास अंडर टू चेंज ड्यू टू कमिंग ऑफ द आउटसाइडर, यानी कि आउटसाइडर के आने से पहाड़ियों की लाइफ स्टाइल क्या हो गई थी? चेंज हो गई। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट है? हो किसका चिन्ह था? कुदाल। और जो ब्लॉक था वो किसका था? संथाल्स का। हिंदी में हल। कुदाल और हल, इंग्लिश में हो एंड। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हो किसका है? पहाड़ियों का है, और जो प्लॉग है वो किसका है? संथालों का। कुदाल और हल। कुदाल और हल। कुदाल था पहाड़ियों का और हल किसका था? संथालों का। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब हमने जो ये क्वेश्चन पढ़ा इसमें कौन किसके अगेंस्ट हो गया? पहाड़ियाँ किसके अगेंस्ट हो गए थे? संथालों के। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि व्हाई द संथाल रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ, क्योंकि उनको लगा था कि जमीन उनके हाथों से निकल रही है। ऐसा क्यों हुआ था? पहले तो हम भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको एक लैंड दिया था, 1830 में वो लैंड दिया था। उस लैंड का नाम क्या था? उनका सब आना चाहिए बेटा, पीछे बच्चे सुन रहे हैं उन सबको आना चाहिए कि जो लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को दी थी, उस डीमार्केशन कर दिया था, बहुत बड़ी लैंड उनको दे दी थी। एंड दैट लैंड वाज दमीने को। लैंड का नाम क्या था? दमीने को। अब जब उन्हें जमीन मिल गई, जमीन एक को, है ना? तो जब उन्हें जमीन मिली तो बहुत खुश हो गए, भाई हमारी जमीन है। तो उन्होंने फटाफट जंगलों को काटना शुरू कर दिया, वहाँ पे कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया।
तो लेकिन जो कल्टीवेशन था उस पर जो बेनिफिट मिल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा था, यानी कि जो जंगल कटे उससे बेनिफिट कौन करता, क्योंकि उस एरिया से, क्योंकि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची थी तो उन्होंने वहां पे लैंड रेवेन्यू लगा दिया था, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड इनकम कमाना चाहते थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर टैक्स लगाया तो जो संथालों ने जो जंगल क्लियर किए थे तो वहां से उन्होंने क्या लिया, वहां से उन्होंने टैक्स लिया। ठीक है, संथालों ने जो वहां से टैक्स लिया तो बेनिफिट, संथालों से टैक्स लिया तो बेनिफिट किसको हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। ठीक है, हाउएवर संथाल्स गॉट डिससेटिस्फाइड, अचानक ही वो डिससेटिस्फाई हो गए, कौन लोग, संथाल लोग। उनके अंदर एक डर बैठ गया, और वो डर क्या था कि कहीं ये जमीन हमारे हाथों से तो नहीं निकल जाएगी। कौन सी लैंड, जमीन का नाम क्या है, जमीने को, तो कहीं ये जमीने को हमारे हाथ से तो नहीं निकल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट, आउटसाइडर्स उनके लिए आउटसाइडर हो गए, ब्रिटिश हो गए, उन्होंने उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, रिबेल कर दिया। REBEL का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, रिबेल करना। किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। किसने किया, क्यों किया, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जमीनें जो है उनके हाथ से निकल रही हैं, जो